देखिए, इस रिसिप्ट को हमने यहाँ से अमाउंट ले जाना डेटाबेस में देख लिया। मैंने आप लोगों को बताया था डेटाबेस से अमाउंट को यहाँ लेकर आना, जिसमें मैंने वी लुकअप और एच लुकअप कंबाइन करना बताया था। पर शायद वो आप लोगों को आया नहीं था उस दिन। कुछ का कहना था कि आया है, कुछ का कहना है नहीं आया था, उसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं कि भाई यहाँ कोर्स डाल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोर्स है, तो यहाँ मैंने कोर्स डिफाइन कर दिया। इसमें भी इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर में जाकर के मैंने इस पर बॉर्डर डाल दिया और अलाइनमेंट इसका भी कर दिया मैंने सेंटर। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो कैश और बैंक हमारा यहाँ आ रहा है। अब हम ड्रॉप डाउन कहाँ बना सकते हैं, तो हम चाहे तो या तो यहाँ आगे भी बना सकते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन ऐसे ही बना हुआ है, हालांकि हमने बना लिया था पहले, फिर भी मैं एक बार और इसे बनाना बता देती हूँ। अभी के लिए मैं डेटा वैलिडेशन में जाकर के इसको एनी वैल्यू कर रही हूँ। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मेरे इसमें पहले से बना है इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड तो हमारा सर ने आप लोगों को फॉर्मूला ऐसा बता ही दिया है कि सिर्फ मोबाइल नंबर डालो और सारा डेटा अपना अपडेट हो ही रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ से हमारा बस वो अमाउंट जा रहा है जो हम जमा करवाना चाह रहे हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई अभी तक स्टूडेंट कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट कितना जमा कर चुका है। उसके लिए मैं रिसिप्ट में ही ऑप्शन देना चाहती हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करना है और आपको जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में। ठीक है, यहाँ हमें ऑप्शन लेना है लिस्ट और सोर्स में इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है कि भाई आप किन फील्ड का ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो। तो एक तरीका तो ये है, यानी आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना बताया है नाम टाइप करके, एक रेंज सेलेक्ट करके बताया होगा। तो हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं। रेंज हमारी कहाँ है, तो ये डीसीए वाली शीट पे है। ये शायद हमारी कंबाइंड वाली ही शीट है। हाँ, इसमें अपनी फील्ड का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, जिसमें दिया है हमें रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड और अदर। ये चारों फील्ड के नाम ही हम लेंगे, क्योंकि ये चारों इंस्टॉलमेंट ही स्टूडेंट फी जमा करेंगे, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में ही हम फीस लेते हैं। तो ये चारों कितनी कितनी जमा की है, यही हम रिसिप्ट में मेंशन करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया और इस पर मैंने फिर से क्लिक किया और ओके को क्लिक कर दिया, जिससे यहाँ एक ड्रॉप डाउन बन गया। और मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो सबके नाम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ मैंने दिया रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट ने कितनी रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक दी है, या मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ एग्जाम फर्स्ट, तो मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट ने कितनी एग्जाम फीस, फर्स्ट एग्जाम फीस हमें जमा की है। तो ये मुझे यहाँ देखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने फिर से यहाँ रजिस्ट्रेशन किया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो नॉर्मली हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप का, जो बेसिकली आप लोग यहाँ नाम में लगा चुके हो। ठीक है, हम यहीं से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से क्या कर देंगे, इसी को कॉपी, एंटर कर दो। और यहाँ ये जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया इसी के क्या कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब अभी ये किस कॉलम की वैल्यू दे रहा है, 4 की। अगर हम यहाँ अपने डेटाबेस में जाके देखें तो हमारी एडमिशन फीस का कॉलम नंबर क्या है, 10। तो यहाँ हम रिसिप्ट में आकर 4 की जगह क्या कर देंगे, 10 करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 का बता रहा है कि कितनी फीस है उनकी, 5,000। आप देख सकते हैं कि क्या 5,000 रुपये ही है पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट का। तो यहाँ हम जाएं, पीजीडीसीए का है ना अपना, सॉरी ये डीसीए वाली शीट पे पीजीडीसीए का है। इसके हाफ पार्टीशन पे डाउन में चलो, ये इसका एनरोल भी अपना सही करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ आ रहा है ना पीजी का, कोर्स पे मत जाओ, ये यहाँ है, इसके आधार पे उठा रहे हो ना आप तो डेटा। तो यहाँ पीजी का एनरोल है, तो पीजी वाले स्टूडेंट की कितनी बता रहा है, 5,000। नाम है प्रदीप, आप चाहें तो यहाँ नाम भी देख लो, ये प्रदीप। प्रदीप ने रजिस्ट्रेशन फीस कितनी जमा की है, 5,000। अब प्रदीप ने एग्जाम फीस भी कितनी जमा कर दी है, 3,000 रुपए। अब मेरा कहना है कि अगर मैं फीस रिसिप्ट में आती हूँ और मुझे अब बताना है, मुझे रिसिप्ट देनी है एग्जाम फर्स्ट का, कि उन्होंने एग्जाम फर्स्ट जमा किया है, वो रिसिप्ट मुझे देना है। तो यहीं पे मैं चेंज करूंगी, एग्जाम फर्स्ट यहीं सिलेक्ट करूंगी। मैंने सिलेक्ट किया एग्जाम फर्स्ट, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एग्जाम फर्स्ट ले लिया, लेकिन यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ फीस चेंज होनी थी, कितनी आनी थी,
3000, लेकिन अभी कितनी आ रही है 5000। ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो 3000 आप फीस की बात कर रहे हो ना, वो अगले कॉलम में आ रही है, यानी रजिस्ट्रेशन का नंबर है 10, तो एग्जाम फर्स्ट का क्या है 11। जबकि आपने यहाँ पर कितना नंबर दे रखा है? जब आपने 10 फिक्स कर दिया तो 11 12 13 देखेगा ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ इस ड्रॉप डाउन में मैं किसी भी फील्ड का नाम लूं तो उसका चेंजेस होना चाहिए और उसके आधार पे यहाँ अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? यानी फील्ड के नाम के आधार पे उस फील्ड का नंबर देने का काम आपको कौन करेगा? वो करता है एच लुकअप। ठीक है, जिसे मैं अलग से यहाँ बता रही हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ लगाया है इक्वल एच लुकअप। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू। अब देखो, इस लुकअप वैल्यू में हम इनरोलमेंट नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम लेंगे ये ड्रॉप डाउन, क्योंकि इसके आधार पे चेंजेस होगा ना। तो इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना है कि यहाँ चेंज करूँ तो वैल्यू यहाँ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी डिटेल तो इसके आधार पे चेंज हो ही जाएगी। यहाँ चेंजेस इसके आधार पे होना चाहिए। तो मैंने दिया ये पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन का रेफरेंस, फिर लगाया कॉमा। क्या बोल रहा है? टेबल अरे। अब टेबल में जाओ, तो टेबल अरे के अंतर्गत आपको रेफरेंस कौन कौन सा देना है? तो यहाँ हमें रेफरेंस देना है रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फर्स्ट, सेकंड और अदर का। लेकिन इसमें ओनली हमें फील्ड का नाम नहीं देना है। अभी ड्रॉप डाउन के लिए हमने फील्ड का नाम लिया है, लेकिन जब इसकी वैल्यू उठानी हो तो फील्ड का नाम प्लस फील्ड के नंबर दोनों आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रॉप डाउन में जो फील्ड का नाम आप सिलेक्ट करोगे वो नाम वो आपके डेटाबेस में आकर मैच करेगा, और उस नाम को मैच करने के बाद आपको क्या चाहिए उससे? नंबर। तो नंबर देने का काम करेगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर के अदर तक का, बस इतनी, क्योंकि बाकी की टेबल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लगाएंगे हम कॉमा। क्या बोल रहा है? रो इंडेक्स नंबर, यानी वी लुकअप कॉलम के आधार पे चलता है और एच लुकअप रो के आधार पे चलेगा। मुझे पता है हमारी टेबल बस इतनी है जिसमें 4 कॉलम है और 2 रो है। हमें कौन सी रो का नंबर देना है? ये टेबल है, हाँ सेकंड रो का चाहिए, क्योंकि नंबर चाहिए हमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पर नंबर दे देंगे क्या 2, और यहाँ क्या करेंगे? कॉमा, ब्रैकेट और एंटर। अब आप देखें कि यहाँ फील्ड है एग्जाम 1, तो नंबर कितना मिल रहा है? 11। आप आकर के शीट पे देखो 11 है। अब अगर यहाँ पर आता है, इसी को हम चेंज कर दे, एग्जाम 2 क्या आ गया? 12। डेटाबेस में आके देखो क्या नंबर है? 12। यहीं पे दे देती हूँ मैं रजिस्ट्रेशन का, क्या मिल रहा है? 10। आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, यानी ड्रॉप डाउन में जो भी फील्ड में दे रही हूँ तो उसका नंबर मुझे चेंज करके वो दे रहा है। तो क्या हम यही फॉर्मूला जो यहाँ पर मैंने अभी नंबर फिक्स कर दिया, जब 10 मैंने इस फॉर्मूले में फिक्स कर दिया तो वो 11 12 13 नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले में फिक्स नहीं किया, उसको रेंज दी। तो क्या मैं यही फॉर्मूला पर्टिकुलरली 10 कॉलम नंबर ना देते हुए एच लुकअप इसमें मिक्स कर दूं? तो हर बार फील्ड के आधार पे फील्ड का नंबर लेने का काम एच लुकअप करेगा, और जो चेंज किया नंबर है उस नंबर को वी लुकअप को देने का काम करेगा। तो वी लुकअप किसके आधार पे चल रहा है? इनरोलमेंट के आधार पे। तो वो इनरोलमेंट के आधार पे पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट का उस फील्ड का फीस उठा के आपको दे देगा। आ रही बात समझ में? यानी सर्च तो वही कर रहा है वी लुकअप ही, डेटा आपका फाइंड करके आपको वही दे रहा है, लेकिन बस हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि फिक्स कॉलम नंबर नहीं दी, हमें फिक्स नहीं करना था, तो हमने रेंज दे दी, और रेंज को संभालने का काम किया एच लुकअप ने। तो अभी मैंने अलग बता दिया कि इसका क्या काम है। अब मैं इसी को मिक्स कर देती हूँ। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिया और इसी को यहीं से कॉपी कर लिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, एंटर किया। अब यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, और ये जो 10 है इस 10 की जगह पे, यानी कॉलम नंबर की जगह पे मैंने यहाँ पे एच लुकअप का फॉर्मूला फिट कर दिया, क्योंकि 10 11 है क्या? कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर सर्च करके कौन दे रहा है? एच लुकअप। एच लुकअप बी को दे देगा। अब जब हम मिक्स फॉर्मूला करें तो बीच में कहीं भी इक्वल ना लगाएं, ये हटा दें। अब 1,0 तो एच लुकअप का बंद हो गया, लास्ट में 0 किसका बंद हो गया? वी लुकअप का। अब आप एंटर करो। अब आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फीस कितनी आ रही है, कॉलम नंबर कितना आ रहा है।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और मैं देती हूँ एग्जाम फर्स्ट, क्या आ रहा है, नंबर क्या हो रहा है। फिर से अगर मैं चेंज करती हूँ तो एग्जाम सेकंड है ही नहीं, पर नंबर आ रहा है 12। तो अभी हमने दोनों को अलग अलग लगाया, फिर बाद में मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि ऐसे अगर देखे तो दो में वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो दो जगह फीस आएगी तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन। आपको याद हो तो ये वही काम किया है जो सर ने यहाँ पर डी गेट का फॉर्मूला आप लोगों को अलग लगाना बताया था, और फिर इसी को इसमें मिक्स कर दिया, जिससे आसानी से अपना काम हो गया। तो ये वही है, इसका फर्क बस इतना पड़ेगा कि जो भी इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट ने हमें जमा किए हैं वो तुरंत हमें अपने डेटाबेस में मिल जाएगा, तो उसे डाउट भी नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा इंस्टॉलमेंट कितना जमा किया हुआ है। ये यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ से अपन ये फीस ले जा रहे हैं, तो कभी कोई स्टूडेंट 2 जमा करेगा, कभी 3 करेगा, तो यहाँ तो टाइप वाला सिस्टम हो गया ना, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया तो वैल्यू टाइप नहीं कर सकते हो, और टाइप कर दी तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, इसलिए हमें आगे यहाँ रेफरेंस लेना पड़ा। अब इसका काम खत्म हो गया है, तो इसको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, अब आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अब हमारा इसी के अंतर्गत, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो भी फीस हमें यहाँ पर ये जमा कर रहे हैं, ये फीस जैसे आपकी रिसिप्ट में वर्ड में लिखी हुई आती है 2000 ओनली, 3000 ओनली, हम चाहते हैं कि हमारी रिसिप्ट में भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का एक कोड डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब खुद नहीं बनाना है, वो बना बनाया है। एक्चुअल में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जैसे आपने डोस में दो तरह की कमांड पढ़ी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी में स्वतः होती है और एक्सटर्नल हम एक्सेस करते हैं। उसी तरह फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो उस प्रोग्रामिंग को जब डिजाइन किया जाता है तब उसी के अंतर्गत डिफाइन कर दिए जाते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर अपनी आवश्यकता के लिए उनको डिजाइन या डेवलप करता है। जैसे आप टुडे का फॉर्मूला लगाते हो, आप ओनली लगाते हो इक्वल टुडे, आपको दैट मिल जाती है, पर वो दैट कहीं ना कहीं उस टुडे कमांड के अंदर बताया तो गया होगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे आपको डेटा एक्सेस करना है, कैसे सिस्टम की दैट लेनी है और यूजर्स को आउटपुट के रूप में देना है। हमें तो सिर्फ सीधे सीधे आउटपुट मिल गया, यानी मान लीजिए घर पे हम खाना बना रहे हैं, हमने यहाँ प्रॉपर खाना बनाया है और हम बाहर जाकर के ऑर्डर कर रहे हैं, तो भले ही वो ऑर्डर किया हुआ डायरेक्ट हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसे भी पकाया तो वैसे ही गया है ना, बना तो है ना, प्रोसेस तो वही हुई है ना। अंतर सिर्फ इतना है कि वो हमें रेडीमेड मिल गया, हमारी जो यहाँ की परेशानी थी वो बच गई। तो वही यहाँ पर है कि टुडे कमांड हमने चला दिया टुडे, तो उसने सीधे सिस्टम की डेट हमें उठा के दे दी, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा चाह रहे हैं कि भाई ये वैल्यू हमें वर्ड में मिले, तो इसके लिए भी हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम इस फीस को वर्ड में नहीं लिखें तो वो मान्य नहीं होगी। मान लो ये 2000 रुपए यहाँ लिखे हैं, ये नीचे नहीं लिखे आए 2000 ओनली, तो क्या 2000 नहीं माने जाएंगे? 10 का सिक्का है, उल्टा दो या सीधा दो, क्या सीधा दोगे तभी मान्य, उल्टा दे दोगे तो मान्य नहीं है भाई, है ना, वो तो है तो पैसा ही, चाहे उसे आप सीधा करके दें या उल्टा करके दें। तो यहाँ पर भी यही है कि मान्य तो है, लेकिन हम ऐसा काम चाहते हैं, हमारी आवश्यकता है कि क्यों ना भाई हम ऐसा भी कर सके, तो उसका कहना है कि बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो कोड आपको लाना पड़ेगा। टुडे वगैरह इसमें है, लेकिन बाकी के आपको लाने पड़ेंगे। तो आप लोगों के सिस्टम में ई ड्राइव में स्पेल नंबर नाम से ये प्रोग्राम डला हुआ है ई ड्राइव में। वैसे तो अगर हम चाहें तो इसे वेब ब्राउजर के द्वारा भी ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, तो इसके लिए वैसे मेरी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसको आप है ना ब्राउजर पे जाकर के भी सर्च कर सकते हो, नंबर कन्वर्ट टू वर्ड इन एक्सेल। वहां भी कई सारी साइडें मिलती हैं, लेकिन उन साइडों पे क्या है, उस कोड में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिस वजह से क्या हो पाता है कि वो सही कोड नहीं मिल पाता, यानी सही कोडिंग जो उसकी है वो नहीं मिल पाती है, उसमें कहीं ना कहीं एरर होता है, तो वो प्रॉपर हमें आंसर नहीं दे पाता, यानी हैज वैल्यू देता है। जैसे नॉर्मली नहीं आप लोग कोई फंक्शन लगाते हो, गलत है तो वो आंसर देता है क्या, नहीं देता है, ऐसा वहां से मिल नहीं पाता है। तो हमने थोड़ा सा एक साइड से उसको पहले ही निकाल करके और सेव कर लिया, जहां से वो हमें सही मिल गया, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप अपने सिस्टम में ई ड्राइव में या तो एक्सेल नाम का कोई फोल्डर बना होगा, उसमें स्पेल नंबर होगा, वर्ड की फाइल मिलेगी आपको, या स्पेल नंबर से सर्च कर लेना,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, है ना, तो एक्सेल की फाइल को हमने मिनिमाइज किया, हम गए दिस पीसी में, दिस पीसी में शायद ये डला है अपना डी में या ई में, पहले मुझे ई का डाउट है तो ई में हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ देते हैं इसको स्पेल नंबर, इसमें नहीं है, शायद डी में होगा, डी में चलते हैं, ये डला है, स्पेल नंबर डला है, ये डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है, जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो एक पूरा कोड आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो हम एक कमांड के रूप में एक्सेस करेंगे ना, तो वो कमांड के रूप में इतनी आसानी से एक्सेस होके हमें आंसर कैसे दे देगा, तो इतना 1 से 29 लाइन 130 लाइन का मतलब पर्टिकुलरली आपको कोड देना पड़ेगा। ये देखो कितना बड़ा है, आप डाउन में जाकर देखो 7 पेज का कंटेंट पर्टिकुलरली दिखा रहा है, तब जाके ये हमारी दी गई वैल्यू को हमें कन्वर्ट करके देगा। तो हमें ये बनाना नहीं है, हमारे पास बना बनाया यानी रेडीमेड वाला सिस्टम है, तो कंट्रोल ऐसे इस पूरे कोड को सिलेक्ट कर लेना और कंट्रोल सी से इसकी कर देना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपनी एक्सेल वाली शीट पर, एक्सेल वाली शीट में आपको ऑप्शन मिलता है डेवलपर, डेवलपर में आपको एक ऑप्शन से मिलेगा विजुअल बेसिक जो मैक्रो से पहले है, इस पे आपको क्लिक करना है, तो एक विजुअल बेसिक की अलग ही विंडो यहाँ ओपन होगी, इसमें आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू के अंदर और इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉड्यूल, एक्सेल में जाना है, पहले वर्ड के प्रोग्राम को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एक्सेल में, डेवलपर में, विजुअल बेसिक में और विजुअल बेसिक में भी इंसर्ट में मॉड्यूल में जाना है, मॉड्यूल से ये एक पेज ओपन होगा, इसमें आपने जो कोड कॉपी किया है ना कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर देना बस, और एक बार बस कंट्रोल एस कर देना, ठीक है। इसके बाद अभी इसको ओपन रहने दीजिए और अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल में, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को चाहती हूँ वर्ड में, यानी वो जो भी जमा करे स्टूडेंट उसी को वर्ड में लिखना चाहती हूँ, तो अभी अपने पास जगह नहीं है, एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो रो इंसर्ट करने का तरीका है नॉर्मली या तो राइट क्लिक करके इंसर्ट पे चले जाओ, दूसरा तरीका है होम मेन्यू में जाओ, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट, इंसर्ट में भी आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट रो कॉलम जो भी आपको इंसर्ट करना है, फिलहाल यहीं पे हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट रो, आप देख रहे हैं एक रो इंसर्ट हो गई है। अब मुझे ये अमाउंट यहाँ लेकर आना है ना, यहाँ दे दो या यहाँ कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, तो यहाँ मुझे लाना है, तो अब ये प्रोग्राम जो हमने लिया है ना, इतना कोड जो अभी हमने डाला है इसको, ये किस कमांड पे एक्सेस होगा, तो इसकी कमांड अलग अलग होती है, अगर नेट पे जाओगे तो कुछ मिलेगा नंबर टू वर्ड, कुछ में मिलेगा स्पेल नंबर, ये कैसे पता चलता है, तो जब आप इस प्रोग्राम की कॉपी करते हैं ना तो इसमें फर्स्ट में ही वो असाइन होके आती है कमांड, कौन सी कमांड है हमारी, स्पेल नंबर, तो हमें क्या करना है, इस कमांड को बस एक्सेस करना है, तो यहाँ हम कर्सर रखेंगे, अगर आपका कोड सही है तो आप ओनली इक्वल लगाएंगे और SP टाइप करेंगे तो ये स्पेल नंबर एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर आपका कोड गलत है तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा और अगर आप पूरा टाइप भी कर दोगे तो भी आपको आंसर सही नहीं मिलेगा, ये स्पेलिंग यहाँ ऑटोमेटिक आ रही है, इसका मतलब आपका कोड सही है, तो इसको आपको टैब बटन से सिलेक्ट करना है, अब जिस अमाउंट को आप वर्ड में चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो इसी को चाहते हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर, दे दिया उसने ₹2000 ओनली, अगर हम यहाँ पे 5 भी होगा तो वो ऑटोमेटिक चेंज करेगा, ठीक है। तो जो 130 लाइन का कोड था वो सिर्फ एक कमांड के रूप में असाइन हो गया है, किसमें, स्पेल नंबर में, वो चला और आंसर आपको मिल जाएगा, तो इस तरह आप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सेल में वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर इतना सभी को, ठीक है। अब बढ़े आगे, है ना, अब आगे हमारा ये कहना है यहाँ पर कि हमें अभी और इसमें कुछ कंटेंट एक्सेस करने हैं, जैसे कि नाम वगैरह, ये सारी चीज हमारी आ रही है, फीस वगैरह भी आ रही है। अब माखनलाल में क्या होता है, 2 सेशन में एडमिशन होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है जुलाई सेशन और एक होता है जनवरी सेशन, अब DCA PGDCA दोनों ही 1 ईयर कंप्यूटर कोर्सेज हैं, ठीक है, दोनों ही 1 ईयर कंप्यूटर कोर्सेज हैं, तो दोनों के एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, 6-6 महीने में एग्जाम होती है, यानी जो स्टूडेंट जुलाई में एडमिशन लेते हैं उन स्टूडेंट की फर्स्ट सेम की एग्जाम अगर देखी जाए तो वो होती है दिसंबर में और सेकंड सेम की कब होती है, मई में,
वही जनवरी में उल्टा हो जाता है। इसमें फर्स्ट सेम की एग्जाम कब होगी? मई में, और सेकंड की कब होगी? दिसंबर में। लेकिन एग्जाम तो इन मंथ में होती ही, पर एग्जाम फॉर्म पहले ही डल जाते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि आपके फॉर्म डल रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हैंड टू हैंड वाला सिस्टम नहीं है, इसमें वो 1-1.5 महीने पहले ही डलवा लेती है और उसके आधार पे फिर एडमिट कार्ड वगैरह जनरेट करती है ना, सिक्वेंसली काम है। तो हम ये चाहते हैं कि कई बार स्टूडेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर देते हैं, यानी एडमिशन फीस जमा कर देते हैं, तो उनको डाउट रहता है कि सर हमें सेकंड कब जमा करना है ना, या फिर उनको एडमिशन के समय डेट भी बता देते हैं, तो कई बार सभी के ध्यान से निकल जाता है कि भाई कब जमा करना है, हमें नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि रिसिप्ट में ही मेंशन कर दें कि भाई हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए कब जमा करना है आपको, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो जुलाई है, तो जुलाई का फर्स्ट सेम का एग्जाम होता है दिसंबर में, लेकिन इसके एग्जाम फॉर्म कब डलते हैं? 15 अगस्त। और सेकंड के कब डलते हैं? 15 मार्च में। क्लियर? ये जुलाई का है, और यही बात जनवरी में चेंज हो जाती है। जनवरी में फर्स्ट का कब डलेगा? 15 मार्च, और सेकंड का कब डलेगा? ठीक है, मेरा कहना बस इतना है कि अगर कोई जुलाई सेशन वाला स्टूडेंट है तो उसका तुरंत यहाँ समझ में आ जाना चाहिए उसका फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, कि भाई उसे सेकंड इंस्टॉलमेंट कब जमा करना है और थर्ड कब जमा करना है। फर्स्ट तो फिक्स है कि एडमिशन टाइम पे जमा करनी है, लेकिन सेकंड और थर्ड उसे कब जमा करना है। तो जुलाई सेशन अगर हो तो ये दोनों आ जाए कि सेकंड एग्जाम फर्स्ट 15 अगस्त को करना है और एग्जाम सेकंड 15 मार्च को करना है, और अगर कोई जनवरी का हो तो ये लागू होना चाहिए। ठीक है, आप बताएं, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है? जैसे सेशन के लिए तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जुलाई और जनवरी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जनवरी कर रही हूँ, फिलहाल इसका अभी तक सर ने इसमें कुछ ऑप्शन रखा नहीं है, ये भी चेंज होना चाहिए आपका। तो हम जो है यही फॉर्मूला ऊपर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि अभी आपका यहाँ सेशन के आधार पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपके डेटाबेस से ही आ रही है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस से भी आ रही है तो निकल जाएगा। अपने इनरोलमेंट में तो आ रहा है JU या JA, यानी जनवरी सेशन है तो वो इनरोलमेंट में आ रहा है, और जुलाई सेशन है वो भी इनरोलमेंट में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि अगर इस इनरोलमेंट में JU है तो जो मैंने अभी समझाया वो कंटेंट लागू होना चाहिए, और जनवरी है तो वो लागू होना चाहिए। बताएं कैसे लगाएंगे हम ये कंडीशन, क्या दे सकते हैं इसके लिए? हाँ, कैसे समझा दें इसको कि भाई जुलाई हो तब क्या आना चाहिए और जनवरी हो तब क्या आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ अपने पास 3 कॉलम है, अभी के लिए 3 रो है, 3 रो में अभी हम लिख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर एडमिशन फी, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है क्या? एग्जाम फर्स्ट, और यहाँ मैंने दे दिया है एग्जाम सेकेंड। अगर हम चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं कि बैकस्लैश लगा के ये क्या है हमारा इंस्टॉलमेंट सेकेंड, और ये क्या है हमारा इंस्टॉलमेंट थर्ड। ठीक है, और ये जो एडमिशन फीस है ये तो फिक्स है हमारी, तो जो फिक्स है उसे तो हम हाथ से भी लिख सकते हैं, यहाँ बैकस्लैश लगा के लिख दो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे अगर 6500 लिख भी देते हैं, इसकी साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से फॉन्ट में जाकर के इसकी साइज मैंने थोड़ी छोटी कर दी, और यहाँ मैंने लिख दिया भाई 6500। तो ये तो जनवरी वाले के लिए भी फिक्स है और जुलाई के लिए भी फिक्स है। अब मेरा कहना बस ये है कि यहाँ चेंजेस होना चाहिए, तो उस मैसेज को कैसे बताओगे? जुलाई और जनवरी उसे कैसे समझाओगे? नहीं आई बात समझ में? हाँ, स्पेल नंबर तो जो अपना नंबर होता है उसे वर्ड में कन्वर्ट करता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो डिपेंडेंसी किस पे है? सेशन पे, यानी जुलाई और जनवरी, और वो कहाँ आ रहा है? इनरोलमेंट में। तो इस इनरोलमेंट में से निकालो जुलाई और जनवरी। हाँ, पहले तो इस इनरोलमेंट में से वो बात निकालो ना, क्योंकि अपने को जुलाई पे और जनवरी पे वो बात बोलनी, तो इस जुलाई जनवरी में से वो बात निकालेंगे कैसे? नॉर्मल है, जैसा DCA था, DCA में से आपको कोर्स वाइज इनरोलमेंट बनाना था, तो आपने लेफ्ट का फॉर्मूला लगा करके एक लेटर निकाल लिया,
ऐसा इसमें से जे यू निकाल लो, राइट का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ साइड में समझा रही हूँ, क्या करना पड़ेगा, इक्वल क्या लगाएंगे, राइट का फॉर्मूला, किसका, इसका, कितने लेटर दे दे, दो क्यों, तीन लेने पड़ेंगे, तीन लिए, ब्रैकेट बंद किया, एंटर, क्या आया, जे यू, लेकिन इसके साथ थ्री भी लगा हुआ आ रहा है। हाँ वेरी गुड, पूर्ति का दिमाग चल गया इस मामले में, क्या पूर्ति नाम है ना, हाँ, क्या बोल दिया हमने, राइट से निकाल लिए तीन, है ना, अब क्या लगा दोगे, लेफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, इसी में से लेफ्ट के क्या निकाल लो, दो लेटर निकाल लो, तो यहाँ लगा दो इक्वल लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट किसके, तो इसी के, कितने, दो, ब्रैकेट बंद और एंटर, निकल गया जेयू, लेकिन दो जगह अलग अलग लगाएंगे तो बेकार काम रहेगा, क्या कर दें, दोनों को मिक्स कर दें, हाँ बताएं क्या कर दें मिक्स में यहाँ पे, तो यहीं पे बता सकते हैं कि भाई पहले तो इस इनरोलमेंट में से राइट का फॉर्मूला चले और राइट तरफ से तीन लेटर निकाल दें, अब जो तीन लेटर निकले मतलब JU3 या JU4 निकलेगा या JA5, जो एनी जो भी इनरोलमेंट में होगा लास्ट का वो तीन राइट से निकल के आ जाएगा, अब उसी तीन राइट के में से लेफ्ट निकाल दे वापस कितने दो लेटर, तो यहाँ पे दे दो लेफ्ट, ब्रैकेट लगाओ और इसकी कंडीशन के जस्ट बाद में कॉमा लगाकर क्या दे देंगे, दो, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर, तो ये दूसरा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही ने काम कर दिया, हो गया। अब एक और तरीका है जिसमें ये दो फॉर्मूले भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, वो है आपका मिड का फॉर्मूला, मिड, जो दिए गए टेक्स्ट वैल्यू हो न्यूमेरिकल हो उसमें से मिड से वैल्यू निकालना स्टार्ट करता है, कैसे वो भी समझा देती हूँ, दोनों ही सही है अपनी जगह में, लेफ्ट राइट भी सही है और मिड भी सही है, आपको जो अच्छा लगे उसे आप बुला लो, है ना। तो क्या करें, यहाँ पे लगा सकते हो आप मिड का फॉर्मूला, मिड में हम क्या बोल सकते हैं, तो इसमें तीन चीजें बोलता है, पहले तो वो टेक्स्ट मांगता है जिसमें से मिड से नंबर निकालना है, फिर बोलता है स्टार्टिंग मुझे कहाँ से देखना है और एंडिंग कहाँ देखना है, तो मैंने दिया सबसे पहले कि भाई इस वैल्यू को देखे, यानी इस इनरोल को देखे, इस इनरोलमेंट में से मुझे कहाँ से नंबर देना स्टार्ट करे, तो अभी नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो मैंने बोला 4, अब 4 से तो स्टार्ट करें लेकिन 4 से कितने लेटर चाहिए, बस दो चाहिए, 4 और 5, तो कॉमा लगा करके क्या बोल सकते हो, 2, 2 नंबर चाहिए ना अपने को, तो 2, ब्रैकेट को क्या करोगे, क्लोज, एंटर, इसमें सीधे सीधे दे दिया JU, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले तो दो को कंबाइन करके निकाल लिया, फिर एक पे निकाल लिया, अब सेशन वाली टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि जो हमारे डेटाबेस में होगा वो हमारे इनरोलमेंट में आएगा और जो सेशन हमारे इनरोलमेंट में होगा वो मिड या लेफ्ट राइट खुद निकाल के देगा, ठीक है। अब इस पे कंडीशन लगा सकते हो, आप बताओ, तो हाँ बोल रहे हो तो क्या कंडीशन लगाओगे, बोलो, ये निकाल लिया, चाहे मिड से निकालो या लेफ्ट राइट से निकालो, ये निकालने के बाद क्या बोल सकते हो, अब आ गई कंडीशन वाली बात, इसी में बोल दें कि इफ, यदि लेफ्ट राइट दोनों चले या मिड चले और मिड चलने के बाद वैल्यू हमें मिलती है JU, तो मैसेज क्या जनरेट कर दे, पहले मैसेज जनरेट कर दे 15 क्या है अपना जुलाई सेशन के आधार पे 15 अगस्त, और फिर दे दे 15 मार्च, नहीं तो डिफरेंट कर दो, क्या करेंगे ये समझो, यहाँ निकाला हमने, यहीं पे आप इस बात को बोलेंगे, या इसी में बता देती हूँ यहीं पे, जैसे लेफ्ट राइट से बोलोगे तो ये लेफ्ट राइट में आपने निकाला, इसको कॉपी कर लें यहाँ पे, है ना, इस फॉर्मूले को अपन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+C, एंटर किया मैंने, और यहाँ से अभी इन दोनों को अपन हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ कर्सर रख करके यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट, JU तो निकल गया, अब इसमें कंडीशन लगा दो, कंडीशन क्या लगाएं कि इफ, कंडीशन के लिए किसको याद करना पड़ेगा, इफ को, कि इफ यदि लेफ्ट राइट दोनों साथ में काम करते हैं और काम करने के बाद अगर इनकी वैल्यू इक्वल में क्या आती है, JU यानी जुलाई आए, तो कॉमा डबल कोटेशन में क्या मैसेज दे दे, तो यहाँ पे दे दे क्या दे दे 15 अगस्त,
कॉमा, नहीं तो डबल कोटेशन में क्या मैसेज मिल जाए, 15 मार्च, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। आ रहा है 15 अगस्त, क्योंकि सेशन क्या है, जुलाई। अब यही का यही फॉर्मूला कॉपी कर दो, क्योंकि नीचे वाले में ये बात चेंज होनी। आ रही है ना बात समझ में, जनवरी का कोई रोल ही नहीं है अब इसमें, जनवरी पे वो खुद ब खुद काम करेगा, क्योंकि कंडीशन आपने लगा दी। सिर्फ इसी को क्या करोगे, यहाँ से इसी को कॉपी कर लो, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहीं पे कंट्रोल वी से पेस्ट करो, इसमें सिर्फ मैसेज चेंज कर दो कि अगर जुलाई हो तो एग्जाम सेकंड के लिए मैसेज आ जाना चाहिए 15 मार्च, और यहीं पे क्या आ जाना चाहिए, 15 अगस्त। तो ये दौड़ते भागते हुए आपका काम कर दूँ। अब अगर मान लीजिए जिसका ये यहाँ पे कंटेंट है, मैं डेटाबेस में जा करके और जुलाई की जगह यहाँ सेशन चेंज कर देती हूँ, जैसे यहाँ आए और यहाँ आकर के, जैसे फर्स्ट वाले पे जनवरी है, इसी का देख लेते हैं, इसका नंबर क्या है, 9770। फीस रिसिप्ट में आओ, यहाँ आ गए 9770। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया, यहाँ देना पड़ेगा। आया जनवरी, जनवरी के आधार पे क्या आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च, सेकंड क्या आया, यानी एक ही कंडीशन सही लगा दो, दूसरा ऑटोमेटिक चलेगा ही चलेगा। और अब अगर यहीं पे जुलाई आता है, जुलाई के लिए किसी और का नंबर उठा लो, क्या है नंबर, 6 ले लो, 6 में जुलाई है ना, तो यहाँ चेंज करते हैं ना, इधर बना लिया, वो शेड्यूल हमेशा इधर पे ही रहता है, तो उधर ध्यान ही नहीं आता है। 6 नहीं है, क्या है मोबाइल नंबर उसका, 6 ही था ना, मोबाइल नंबर तो 6 ही है ना। ये आया, उसका किसी रीजन से नहीं आ रहा है, देखते हैं। ये आया 4 में क्या है, जुलाई, जुलाई आया तो फिर चेंज होगा, इसमें क्या आ गया, अगस्त, और नीचे क्या आ गया, मार्च। तो ये कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। अब आपकी कैपेसिटी हो तो बढ़े और आगे, बहुत कंडीशन खराब है।